हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं बेटा आप सभी घर पर? आशा करता हूँ आप घर पर सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पा रहे होंगे। बेटा आज के वीडियो लेक्चर में हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और वो चैप्टर अपने पास थर्ड है। बेटा 2 चैप्टर हमने इस यूनिट के पढ़ लिए हैं। आज हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और वो अपने पास चैप्टर निकल के आता है मैग्नेट्स एंड अर्थ मैग्नेटिज्म। इसके अंदर हम पढ़ेंगे बेटा मैग्नेट के बारे में और अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में। इसके बारे में हम स्टडी यहाँ पे करेंगे। और लास्ट 2 चैप्टर बेटा हम पढ़ चुके हैं, जिनके अंदर हम साइक्लोट्रॉन, गैल्वेनोमीटर, शंट एमीटर, फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल कंडक्टर, एक रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क। इस तरीके से हमने बहुत सारे कंसेप्ट वहाँ पे पढ़ चुके हैं। तो आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसके अंदर हम मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो बेटा जिन बच्चों ने लास्ट वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि बेटा प्रत्येक वीडियो एक दूसरे के साथ रिलेट होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ेंगे तो पिछला टॉपिक उसके साथ रिलेट होता है। तो आशा करता हूँ कि लास्ट वीडियो लेक्चर आप सभी ने पढ़ रखा होगा, और फिर भी अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं पढ़ रखा है तो लास्ट वीडियो लेक्चर को ज़रूर देखें। अब हम बात करते हैं सबसे पहले मैग्नेट्स एंड अर्थ मैग्नेटिज्म। तो आपको पता है कि बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैग्नेट, तो सबको पता है कि मैग्नेट के पास 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, मैग्नेट के पास क्या होते हैं बेटा? 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। जो दोनों पोल्स के बीच कुछ सेपरेशन होती है, दोनों पोल्स के बीच क्या होती है? कुछ सेपरेशन होती है। तो ये क्या होता है? मैग्नेट्स आर्टिफिशियल मैग्नेट्स भी होते हैं और एक नेचुरल ओर भी कहलाता है। कि जैसे आपके पास एक नेचुरल ओर होता है, प्राकृतिक आपके पास, और Fe3O4 जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है Fe3O4। ये जो नेचुरल ओर है बेटा, आयरन ओर है, ये निकेल, कोबाल्ट, स्मॉल बिट ऑफ आयरन, इनको बेटा अपनी तरफ खींचता है। ये जो ओर है, ये जो आपके पास निकल है, कोबाल्ट है, स्मॉल बिट ऑफ आयरन है, इनको अपनी तरफ खींचता है। तो ये कहलाता है अपने पास, ये जो प्रोसेस कहलाता है ये मैग्नेटिज्म। क्या कहलाता है? मैग्नेटिज्म। तो रियल में अपने पास मैग्नेट क्या हो गया कि एक ऐसा आपके पास नेचुरल ओर है जिसके पास 2 पोल्स हैं, एक आपके पास नॉर्थ पोल है, एक आपके पास क्या है? साउथ पोल है। या आर्टिफिशियल मैग्नेट भी होते हैं बेटा। और हम बात करते हैं कि जो नेचुरल ओर है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? F3O4। तो मैं कहूँ आपके पास कि मैग्नेटिज्म क्या होता है, तो मैग्नेटिज्म की हम डेफिनेशन यहाँ पे लिखना चाहें तो हम मैग्नेटिज्म की डेफिनेशन आसानी से लिख सकते हैं कि लिखें कि मैग्नेटिज्म क्या होता है बेटा? तो द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग स्मॉल piece of iron, cobalt, nickel towards ore is called magnetism, is called magnetism। देखें ये सिचुएशन आपके पास है कि प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग ए स्मॉल पीस ऑफ आयरन, किसी नेचुरल ओर के द्वारा। और नेचुरल ओर का केमिकल फॉर्मूला बेटा क्या लिखवाया है? अभी अभी आपको बताया, नेचुरल ओर का केमिकल फॉर्मूला क्या है? Fe3O4। किसी नेचुरल ओर के द्वारा और किसी लोहे के टुकड़े को
कोबाल्ट को, निकल को अपनी तरफ खींचना, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? मैग्नेटिज्म। और ये किसका फॉर्मूला होता है? नेचुरल मैग्नेट। किसका? नेचुरल मैग्नेट या नेचुरल और का क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला। अब हम इस मैग्नेट जो हमने पढ़ा है कि जिसके पास दो पोल होते हैं, एक पोल नॉर्थ होता है, एक पोल क्या होता है बेटा? साउथ होता है। इसके बारे में हम सब बेसिक्स बातें पढ़ते हैं और इसकी बेसिक प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला अपने पास हेडिंग निकल के आती है, वो आती है सम बेसिक्स ऑफ, हम सब बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं कि इसके क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टी होती है। ध्यान से समझना बेटा, ये बेसिक प्रॉपर्टी ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहली प्रॉपर्टी अपने पास निकल के आती है और वो आती है अर्थ बिहेव एज ए मैग्नेट। पहली प्रॉपर्टी आती है अर्थ बिहेव एज ए मैग्नेट, कि अपनी अर्थ भी है वो भी बेटा एक मैग्नेट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अर्थ एक मैग्नेट है। तो किसी भी मैग्नेट को, बार मैग्नेट को, तो बार मैग्नेट का मतलब क्या है बेटा? ये है कि बार मैग्नेट एक नॉर्थ पोल और एक क्या है? साउथ पोल, और इन दोनों को किसी डिस्टेंस से क्या किया गया है? सेपरेट। जैसे ही हम एक बार मैग्नेट को फ्रीली फॉल सस्पेंडेड कराते हैं, लटकाते हैं, तो हमें पता है ये ज्योग्राफी के हिसाब से कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ। और ये ज्योग्राफी के हिसाब से कौन सी डायरेक्शन है? साउथ। ये ग्रेट सर्कल होता है, ये आपको पता है इक्वेटर। क्या होता है? इक्वेटर बेटा। और ये होते हैं आपके पास पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल ज्योग्राफी के हिसाब से। ये डायरेक्शन है ज्योग्राफिक नॉर्थ और ये ज्योग्राफिक साउथ। आप जैसे ही किसी बार मैग्नेट को, तो आप क्या लिख सकते हो? व्हेन ए बार मैग्नेट freely suspended, then it come to rest in north साउथ डायरेक्शन। ये है इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी भी बार मैग्नेट को बेटा सस्पेंडेड लटकाते हैं फ्रीली, देन इट कम टू रेस्ट, वो हमेशा आकर रुकेगा कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, जो अपने ज्योग्राफी के हिसाब से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, इनके अंदर आके रुकेगा। तो बात कर लेते हैं कि इस मैग्नेट को जैसे हमने लटकाया है, तो ये कहता है कि ये मैग्नेट मान लो यहाँ आके रुका। देखो ये ज्योग्राफिक नॉर्थ और ये ज्योग्राफिक साउथ, तो कहता है कि इसका नॉर्थ पोल है वो ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ जाएगा। तो इस बार मैग्नेट का यहाँ नॉर्थ पोल माने और यहाँ कौन सा माने? साउथ। खुद कह रहा है कि अगर एक बार मैग्नेट को हम फ्रीली फॉल लटकाते हैं तो इट कम टू रेस्ट इन ए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो ये बार मैग्नेट 100% किधर आएगा? इसका नॉर्थ पोल ज्योग्राफी के नॉर्थ की तरफ और साउथ पोल ज्योग्राफी के साउथ की तरफ। क्यों भाई? ये इस डायरेक्शन में क्यों आएगा? क्योंकि अगर ये नॉर्थ इधर आएगा तो इसको कोई ना कोई साउथ पोल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और यहाँ पे अगर बार मैग्नेट का साउथ आ रहा है तो कोई ना कोई नॉर्थ पोल इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब अपनी अर्थ भी क्या है? एक है मैग्नेट। और अर्थ अगर मैग्नेट है तो यहाँ अर्थ का कौन सा होना चाहिए? साउथ। और यहाँ अर्थ का कौन सा होना चाहिए? नॉर्थ। अब क्वेश्चन आता है कि अर्थ एक मैग्नेट कैसे है? तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसको बताया था कि जैसे ही अर्थ रिवॉल्व करती है अपने एक्सिस के ऊपर, तो अर्थ के पास बेटा बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे आपके पास मेटल्स होते हैं, जिसके जरिए जैसे ही अर्थ रोटेट करेगी तो वो एलिमेंट्स जो जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, मेटल्स है, वो भी रोटेट करेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं तो करंट फ्लो करता है, और करंट फ्लो करता है तो वहाँ पे 100% मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले, तो जैसे ही ये अर्थ रोटेट करती है तो इसके पास अर्थ क्रस्ट के नीचे मेटल्स होते हैं, मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी मूव करते हैं।
करंट जनरेट होता है, जिसके कारण इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो अगर बात करें कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो बार मैग्नेट के फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट के पोल हैं, जैसे इसको लटकाते हैं तो इसका नॉर्थ पोल ज्योग्राफी के नॉर्थ की तरफ आता है, साउथ पोल ज्योग्राफी के साउथ की तरफ आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ अपना जो अर्थ है वो भी बार मैग्नेट है, और अर्थ का कौन सा पोल है इसके नजदीक? साउथ। और यहाँ अर्थ का कौन सा पोल है? नॉर्थ। तो अर्थ का साउथ किसको खींचेगा? बार मैग्नेट के नॉर्थ को। और यहाँ पे अर्थ का नॉर्थ किसको खींचेगा? बार मैग्नेट के साउथ को। ठीक है, क्योंकि अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर और लाइक पोल रिपेल ईच अदर। ठीक है, जिसके कारण एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट बोलो किस में रहती है आपके पास? हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुकती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी यही थी कि अपनी अर्थ है वो भी एक मैग्नेट है, और अर्थ के ऊपर अगर हम कोई भी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को लटकाते हैं बेटा, तो हमेशा वो ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ के अंदर जाके ही रुक पाती है। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये कहता है कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ये कहता है कि जो लाइक्स पोल है वो तो बेटा क्या करते हैं? हमेशा रिपेल ईच अदर, एंड अनलाइक पोल है वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट ईच अदर। तो अगर हम कह सकें यहाँ पे कि नॉर्थ नॉर्थ क्या करेंगे बेटा? रिपेल। नॉर्थ साउथ क्या करेंगे? अट्रैक्ट। या मैं कहूँ साउथ साउथ तो क्या करेंगे? रिपेल। ये कंसेप्ट आपके पास आए। तो हम कह सकते हैं कि लाइक पोल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा हम पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर आपके पास क्या निकल के आता है वो ध्यान से देखें। थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर हम बात करते हैं, और वो अपने पास देखे क्या है कि अपने पास एक बार मैग्नेट है। ये बार मैग्नेट है बेटा, जिसके पास नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, और इन दोनों पोल्स के बीच की सेपरेशन हम मान लो आर है। कितनी है? आर है। अगर मैं कहूँ आपके पास इस पोल की पोल स्ट्रेंथ m है, और इस पोल की पोल स्ट्रेंथ इसको m1 लिख लो और इसको m2। अब बात आती है, मैंने क्या लिखा है? पोल स्ट्रेंथ। बेटा इसके नाम से पता चल रहा है कि पोल स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो गया कि पोल आपके पास जैसे नॉर्थ पोल है या जैसे क्या है? साउथ पोल। यहाँ अगर मैं दूसरा नॉर्थ ले आऊँ तो कितने फोर्स से उसको रिपेल करेगा? यहाँ अगर मैं मान लो साउथ ले आऊँ तो कितने पावर से कितने फोर्स से उसको अट्रैक्ट करेगा? तो वो चीज़ क्या कहलाएगी अपने पास है? पोल स्ट्रेंथ। क्या कहलाएगी? पोल स्ट्रेंथ। सेम कंसेप्ट जैसे हमने यहाँ पहली यूनिट में लिखा था, जैसे यहाँ पे क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, ये डिस्टेंस कितनी है? आर। तो सेम कंसेप्ट यहाँ नॉर्थ इक्वल एंड अपोजिट पोल्स, ये पोल स्ट्रेंथ भी मैग्नीट्यूड में इक्वल है और वैसे अपोजिट है, तो हमने सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए इसको m1 और m2 लिखा है। अदरवाइज मैग्नीट्यूड दोनों की क्या है? सेम है। जैसे यहाँ पे मैग्नीट्यूड आइदर चार्ज सेम होती थी, और आपके पास वैसे चार्ज क्या होते थे? एक प्लस और एक क्या होता था? माइनस। तो सेम कंसेप्ट इसकी तरह है कि आपके पास दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और इनके जो पोल स्ट्रेंथ है उसको क्या लिखा है? m1 और m2। तो अगर हम बात करें इन दोनों चार्ज के बीच भी हम क्या निकालते थे बेटा? फोर्स कूलम्ब्स लॉ से निकालते थे। जैसे हम इसको थोड़ी देर के लिए लिख लें, सपोज दैट Q1 Q2, तो क्या लिखते थे? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो यहाँ पे वो चीज़ क्या बन गई? पोल स्ट्रेंथ। जो यहाँ पे चार्ज होते थे बेटा उनकी जगह यहाँ क्या यूज करेंगे हम? पोल स्ट्रेंथ, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ ही यही दूसरे पोल को खींच सकती है और दूसरे पोल को रिपेल कर सकती है। तो यहाँ अगर किन्हीं दो पोल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन निकालना है तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो सेम कंसेप्ट बेटा आपको निकालना है, वो कूलम्ब लॉ की तरह निकालना है। तो क्या लिखा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन between two magnetic poles is directly proportional to product of pole strength and inversely proportional to square of distance between them। बोलो आसानी से लिख सकते हैं। इस प्रोपोर्शनल को हटा के बेटा क्या लगाएं के, और क्या लिख दिया जाएगा m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनल को हटा के क्या लिखोगे आप के, और के आपको पता है क्या होता था म्यू नॉट बटा 4 पाई, जिसकी वैल्यू होती 10 की पावर -7 वेबर एम्पीयर इनवर्स और मीटर इनवर्स। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इसके बाद इसी के की वैल्यू अगर हम सीजीएस में लिखते थे बेटा तो क्या लिखते थे 1। तो इस फॉर्मूले को क्या लिखा जा सकता है म्यू नॉट बटा 4 पाई m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू पोल्स ऑफ ए मैग्नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। किसका प्रोडक्ट होगा बेटा पोल स्ट्रेंथ, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये फॉर्मूला होता है बेटा अपने पास, किन्हीं भी दो पोल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन हमें निकाल सकते हैं। जैसे हमने दो चार्ज के बीच में बाई कूलम्ब लॉ निकाला था, तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज करेंगे। और ये क्या है बेटा पोल स्ट्रेंथ है, कि हमें पता है कितने पावर से किसी मैग्नेट को दूसरे पोल्स को खींच सकता है और कितनी पावर से बेटा उसको रिपेल कर सकता है। ये दोनों कंडीशन आपके पास हैं। इसके बाद नेक्स्ट बेसिक प्रॉपर्टी हम इसकी पढ़ते हैं, और वो बेसिक प्रॉपर्टी अपने पास क्या निकल के आती है, ध्यान से देखें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो कहता है अपने पास कि पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में कहता है फोर्थ प्रॉपर्टी में कि पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। बेटा पोल्स हैं वो ऑलवेज किस में एग्जिस्ट होते हैं, पेयर में। मोनोपोल नेवर बी एग्जिस्ट, मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बेटा अपने पास कोई बार मैग्नेट है, ऐसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, कितने पोल हो गए बेटा, दो, पेयर बन गया। अगर इसको हम बीच से काट देते हैं तो कभी भी अकेला नॉर्थ नहीं आएगा और कभी भी अकेला साउथ नहीं आएगा। यहाँ काटते ही एक अलग मैग्नेट बनेगी कंप्लीट, और यहाँ क्या आ जाएगा नॉर्थ। तो देखो अकेला नॉर्थ नहीं रहा, तो इसका मतलब मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते, कि पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन ए पेयर। तो पोल्स हमेशा किसके फॉर्म में होंगे बेटा, पेयर्स की फॉर्म में। अगर आप इस मैग्नेट को बीच से काट दोगे तो दो मैग्नेट बन जाएंगी। देखो आपके पास एक मैग्नेट ये बन गई बेटा, और दूसरी मैग्नेट आपके पास ये बन गई है। तो यही हमें यहाँ पे बताया गया है कि पोल्स हैं वो हमेशा किस में एग्जिस्ट करते हैं बेटा, पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, कभी भी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा अपने पास आती है, और वो आती है इंडक्टिव प्रॉपर्टी। अगर मैं बात करूं कि इंडक्टिव प्रॉपर्टी क्या होती है तो ध्यान से देखें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास आती है इंडक्टिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आती है इंडक्टिव प्रॉपर्टी। इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, व्हेन ए पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, अगर आपके पास कोई पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल है लाइक एज सॉफ्ट आयरन, कोबाल्ट, निकल, इसकी तरह प्लेस्ड नियर ए बार मैग्नेट, प्लेस नियर ए बार मैग्नेट, इट acquire magnetism called इंडक्टिव प्रॉपर्टी।
बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि बेटा इंडक्टिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो कहता है कि मैंने पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, देखो मैंने शुरू में आते ही पढ़ा था कि मैग्नेटिज्म क्या है कि नेचुरल और किसी लोहे के टुकड़े को, कोबाल्ट को, निकल को जब अपनी तरफ खींचता है तो वो क्या कहलाती है, अपने पास क्या कहलाएगी बेटा, वो मैग्नेटिज्म क्या कहलाती है, मैग्नेटिज्म। तो कहता कि व्हेन ए पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, एक मैग्नेटिक मटेरियल का पीस लाइक एज सॉफ्ट आयरन, कोबाल्ट, निकल प्लेस नियर ए बार मैग्नेट, अगर इसको एक बार मैग्नेट के नज़दीक रखा जाता है तो जैसे हम उसके नज़दीक रखते हैं तो वो बार मैग्नेट इन कोबाल्स को, निकल्स को, सॉफ्ट आयरन के टुकड़े को अपनी तरफ खींचती है। तो इसका मतलब अपनी तरफ खींचती है तो उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जा रही है, और ऐसे प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है, इंडक्टिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं, इंडक्टिव प्रॉपर्टी। तो यही है आपके पास, किसी भी बार मैग्नेट के पास अगर आप आयरन, निकल, कोबाल्ट इनको लाके रखते हैं तो बार मैग्नेट इनको अपनी तरफ खींचती है, मैग्नेटिज्म करती है, और वही प्रोसेस क्या कहलाता है, इंडक्टिव प्रॉपर्टी। एक आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, वो है बेटा रिपल्सन इज द श्योर आपके पास टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। ये प्रॉपर्टी ये कहता है कि रिपल्सन है वो श्योर टेस्ट है किसका, मैग्नेटिज्म। अगर हमें देखना है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है, इसको देखने के लिए कि मैग्नेटिज्म का श्योर टेस्ट कौन है, रिपल्सन। क्यों, क्योंकि बेटा वैसे तो एक बार मैग्नेट हमने रखा और उसके नज़दीक हमने आयरन, निकल, कोबाल्ट, जैसे सपोज दैट ये कंडीशन है, ये अपने पास बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यहाँ अगर मान लो मैं कोबाल्ट ले आया तो कोबाल्ट को भी बेटा ये क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। यहाँ अगर मैं साउथ पोल ले आया, क्या ले आया, साउथ पोल, तो इसको भी अपनी तरफ खींचेगा। सिर्फ अगर मैं किसी मैग्नेट का यहाँ पे क्या ले आऊं, नॉर्थ पोल ले आऊं, तो सिर्फ उसको ये क्या कर सकता है, रिपेल कर सकता है। क्या कर सकता है, रिपेल। तो इसका मतलब चाहे मैं इसका अपोजिट पोल लाऊं, चाहे आयरन, निकल, कोबाल्ट कुछ भी लाऊं, तो यहाँ पे क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे नॉर्थ पोल लाऊंगा उसको ये क्या करेगा, रिपेल। तो इसका मतलब रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। तो ये प्रॉपर्टी बेटा आपको याद रखनी है कि मैग्नेटिज्म, क्योंकि अट्रैक्ट तो ये स्मॉल पीस ऑफ आयरन को भी करता है, कोबाल्ट को भी करता है, निकल को भी करता है, अपोजिट पोल को, सबको अट्रैक्ट करता है। तो रिपेल सिर्फ सेम पोल को करेगा, किसको करेगा, सेम। और वो श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म क्या बनेगा आपके पास, श्योर टेस्ट ऑफ ए मैग्नेटिज्म। ये आपके पास आती है कि रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ ए मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट में हम बात करते हैं बेटा, वो अपने पास आती हैं और वो निकल के आते हैं अपने पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट की बात करते हैं और नेक्स्ट में अपने पास निकल के आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखें बेटा, देखें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है आपके पास, इट इज एन इमेजिनरी कर्व। यह अपने पास एक इमेजिनरी कर्व होती है, द टेंजेंट टू विच एनी पॉइंट गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये है आपके पास बेटा इसकी डेफिनेशन, एट दैट पॉइंट। आप आसानी से इसको उतार भी सकते हैं और अपने नोट्स बेटा प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इट इज़ एन इमेजिनरी कर्व। कोई भी पाथ हो सकता है, स्ट्रेट पाथ हो सकता है, कर्व्ड पाथ हो सकता है। कहता है कि उसके किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हम टेंजेंट डाल लें
तो वो हमें वहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। सपोज दैट ये कर्व पाथ और यहाँ बेटा मैं टेंजेंट डालता हूँ इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट पे टेंजेंट डाला, तो ये हमें देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या लिखवाया है कि इट इज एन इमेजिनरी कर्व, एक ऐसी इमेजिनरी कर्व द टेंजेंट टू विच एनी पॉइंट, हमें किसी भी पॉइंट के ऊपर क्या डालना है, टेंजेंट, गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, तो हमें वहां पे क्या मिलेगा बेटा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सपोज दैट अगर मैं यही ऐसे कर्व ये ले लेता और यहां अगर टेंजेंट डालता तो ये क्या मिलती मेरे को, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो किसी भी स्ट्रेट कर्व पाथ के ऊपर अगर हम टेंजेंट डालें और उस टेंजेंट से किसकी डायरेक्शन मिले, मैग्नेटिक फील्ड की, तो वो क्या कहलाती है अपने पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी बेटा पढ़ चुके हैं। सेम कंसेप्ट, वही चैप्टर सेम कंडीशन से पढ़ना है। अब देखें अपने पास एक बार मैग्नेट होती है, क्या होती है अपने पास, एक बार मैग्नेट। ये कौन सा पोल हो गया, नॉर्थ, ये कौन सा हो गया, साउथ। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से क्या होती हैं, आउटसाइड, याद रखना साउथ, नॉर्थ से किधर जाती हैं, साउथ, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड। और अगर इनसाइड की बात करता हूँ बेटा, तो इनसाइड होती हैं अपनी साउथ से नॉर्थ, किधर होती हैं, साउथ से नॉर्थ। तो पहली प्रॉपर्टी लिखूं मैं कि आउटसाइड बार मैग्नेट, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आउटसाइड बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ टू नॉर्थ। ये कंडीशन, पहली प्रॉपर्टी आती है कि बार मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू क्या होती हैं, साउथ, और इनसाइड की बात करते हैं तो क्या होती हैं आपके पास, साउथ टू नॉर्थ। दूसरे की बात करते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है वो देखें। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस एंड क्लोज लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं बेटा, वो कंटिन्यूअस भी होती हैं और क्लोज लूप भी होती हैं। देखो बार बार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर कहाँ से निकल रही हैं, नॉर्थ पोल से, किस पे जा रही हैं, साउथ, और वापस अंदर साउथ से किधर आ रही है, नॉर्थ। इसका मतलब मान लो आप यहाँ से चले, यहाँ गए और वापस यहीं आ गए, तो इसका मतलब कैसी लूप होगी, क्लोज लूप। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस, बार बार निकल भी रही हैं, और दूसरा क्या कहता है, आर क्लोज लूप, कैसी है आपके पास है, क्लोज लूप। तो दूसरी प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस एंड क्लोज लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस भी होती हैं और क्लोज लूप भी बनाती हैं। तीसरी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो अपने पास जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, सेम यहाँ पे होता है थर्ड प्रॉपर्टी में, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर बी intersect each other at a point। ये कहता है कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर बी इंटरसेक्ट, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट के ऊपर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कभी भी बेटा इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। तो क्या हुआ कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे ये हो और इस पॉइंट के ऊपर अगर हमने ये क्या कर गई, एक दूसरे को इंटरसेक्ट काट रही, इस पॉइंट के ऊपर हमने टेंजेंट डाला तो इसकी डायरेक्शन ये आई, और इस पॉइंट पे इसके ऊपर टेंजेंट डाला तो इसकी डायरेक्शन ये आई। तो कहता है एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी ड्रा टू टेंजेंट, कितने टेंजेंट डायरेक्ट डाले हमने, टू, गिव द
टू डायरेक्शन, कितनी डायरेक्शन मिली? दो। दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक सोर्स से बेटा एक ही डायरेक्शन पॉसिबल होती है, दो डायरेक्शन एक ही सोर्स से पॉसिबल नहीं होती हैं। इसलिए कहता है कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर बी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट। तो क्या लिख सकते हैं इसका आंसर? एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इफ वी ड्रा टू टेंजेंट, कितने टेंजेंट डालने? टू टेंजेंट, गिव द टू डायरेक्शन, क्या बताएंगे? दो डायरेक्शन, दैट इज नॉट पॉसिबल, जो कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। इसलिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी किसी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। तो ये था आपके पास बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बार मैग्नेट का डायग्राम और इसकी प्रॉपर्टी। अब आता है हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, और वो आता है आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल। और मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है? देखें, टू इक्वल एंड अपोजिट पोल्स आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस 12। दो इक्वल और अपोजिट पोल्स को किसी डिस्टेंस 12 से सेपरेट करना क्या कहलाता है? मैग्नेटिक डाइपोल। देखें, अगर मैं कहूं कि मेरे पास ये बार मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल हो गया बेटा, ये साउथ पोल हो गया, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो हमने क्या मानी? 12। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पढ़ते थे तो क्या करते थे? इक्वल और अपोजिट चार्ज क्या और माइनस क्या, और किससे सेपरेट करते थे? 2a। यहाँ पे वो चीज़ क्या होगी? बार मैग्नेट। इसकी अगर हम पोल स्ट्रेंथ माने तो m, और इसके भी क्या है? m। इक्वल एंड अपोजिट पोल स्ट्रेंथ जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इनको किसी डिस्टेंस 12 से सेपरेट करना, इक्वल एंड अपोजिट पोल आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस 12 इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल। जैसे यहाँ पे पढ़ते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल, या दो इक्वल और अपोजिट चार्ज को सेपरेट करते थे, या दो इक्वल और अपोजिट पोल्स को सेपरेट करेंगे। और एक चीज याद रखना बेटा कि जो आपके पास पोल स्ट्रेंथ है, जो आपके पास पोल स्ट्रेंथ है, इसकी यूनिट बेटा आप याद रखना, इसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर, जो हम आगे प्रूफ करेंगे। तो पोल जो स्ट्रेंथ होती है, जो किसी पोल को दूसरे पोल को खींचने या रिपेल करने के काम आती है, वो पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है? एम्पियर मीटर। क्या होती है बेटा? एम्पियर मीटर। ये स्टेप आपको याद रखना है। तो दो इक्वल एंड अपोजिट पोल्स को किसी 12 डिस्टेंस से सेपरेट करना क्या कहलाता है अपने पास? है मैग्नेटिक डाइपोल। तो जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में पढ़ा था, तो सेम कंसेप्ट हमने यहाँ पे पढ़ा है। दूसरा, वहां पढ़ते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। यहाँ हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम m वेक्टर से पढ़ते हैं। तो क्या होता है? इट इज प्रोडक्ट ऑफ आइदर पोल स्ट्रेंथ एंड सेपरेशन बिटवीन पोल्स। किस किस का प्रोडक्ट होता है? कोई भी आप पोल स्ट्रेंथ ले लें, चाहे आप नॉर्थ पोल के लें चाहे आप साउथ पोल के लें, मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m वेक्टर, m और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? 12। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को लिखा जाता है m इंटू 12 वेक्टर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है बेटा। कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। तो मैं कह सकता हूं कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ते थे बेटा, p वेक्टर क्यू इंटू 2a। तो मैंने बता दिया क्यू की जगह क्या लिखना है, सिर्फ पोल स्ट्रेंथ। तो क्यू की जगह क्या आ गया? 2m। वहां किससे रिप्रेजेंट करते थे? 2a से, तो यहां कर लिया हमने 12 से। ठीक है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो गया कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, किस किस का प्रोडक्ट है कि आइदर पोल स्ट्रेंथ एंड सेपरेशन बिटवीन ए पोल्स। ये क्या कहलाता है आपके पास? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और इसकी जो डायरेक्शन है बेटा, वो भी आपके पास
क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी क्या होगी, डायरेक्शन। तो इसकी डायरेक्शन याद रखना, इसकी डायरेक्शन होती है साउथ पोल से किधर होती है, नॉर्थ पोल। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज साउथ टू नॉर्थ पोल। और अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो देखो अभी अभी मैंने बताया था m क्या है बेटा, पोल स्ट्रेंथ, और पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है, एम्पियर मीटर, और डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो अपने पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जो यूनिट निकल के आई है वो क्या निकल के आई, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर, और पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या है, एम्पियर मीटर। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करें तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर पोल स्ट्रेंथ एंड सेपरेशन बिटवीन देम, ये इनके बीच की क्या है, सेपरेशन है। बेटा जैसे ही हमने बार मैग्नेट लिया है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा है, मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में पढ़ा है, तो जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ते थे बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज पढ़ते थे। तो यहाँ अगर मैं निकालूं बेटा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, क्या निकालें, मैग्नेटिक फील्ड, तो सेम कंसेप्ट निकालेंगे। वहां पे भी हमने एक्सियल के लिए निकाला था, इक्वेटोरियल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, एक्सियल लाइन के लिए, इक्वेटोरियल के लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो यहाँ पे भी एक चीज आएगी, फोर्स अपॉन क्या जाएगा, यहाँ पे क्या था, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे आएगा यूनिट पोल स्ट्रेंथ। क्या लिखूंगे इसको, यूनिट पोल स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ पोल। बस ये याद रखना है कि जहां भी हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहां पे यूनिट पोल स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ पोल। जैसे यहाँ पे क्या रखते थे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो क्या डेफिनेशन बनेगी इसकी, फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पोल स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ पोल। किसके द्वारा, यूनिट नॉर्थ पोल भी लिख सकते हैं कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट नॉर्थ पोल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। कहने का मतलब इस m की वैल्यू 1 रखनी है, और 1 किसकी, नॉर्थ पोल की। किसकी रखनी है, नॉर्थ पोल। जैसे मेरे पास यहाँ बार मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ, यहाँ अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ तो मेरे को यूनिट पोल स्ट्रेंथ रखनी पड़ेगी 1 और नॉर्थ पोल की, तो मैं यहाँ पे क्या निकाल सकता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए निकालता था कि ये डाइपोल क्या हो और माइनस क्या हो, और यहाँ निकालता था तो यहाँ पे क्या पुट करना पड़ता था, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्या पुट करते थे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे हमें पुट करना पड़ेगा यूनिट पोल स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ पोल। क्या करना पड़ेगा, यूनिट पोल स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ पोल। और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या निकल के आया, फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पोल स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ पोल, यूनिट पोल स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ पोल। तो इस फॉर्मूले को अगर हम ऐसे लिखें, बी वेक्टर इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर डिवाइडेड बाय एम। अब एम की वैल्यू क्या है, 1, कौन सा है, यूनिट नॉर्थ पोल। क्या लिखा आपने, नॉर्थ पोल। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बी वेक्टर बोलो किसके बराबर हो सकता है, एफ वेक्टर। और एफ का मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, म्यू नॉट बटा 4 पाई m1 m2 डिवाइडेड बाई क्या हो सकता है, आर स्क्वायर। तो हम आसानी से पढ़ सकते हैं कि f किसके बराबर आ जाएगा, b वेक्टर, जब m की वैल्यू क्या होगी, 1। ठीक है बेटा, तो अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है तो आप फोर्स निकाल लें, वही फोर्स क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। जैसे हम यहाँ निकालते थे, क्या नॉट की वैल्यू कितनी पुट कर ले, 1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो किसके बराबर आ गया था, फोर्स, जो हमने निकाला था एक्सियल लाइन के लिए, इक्वेटोरियल लाइन के लिए। और ऐसे ही हम यहाँ पे निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑन डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन के लिए। तो बेटा आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पढ़ेंगे ड्यू टू एक्सियल लाइन और ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन। थैंक्स फॉर टुडे।